जी के अंतर्गत लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। कल हम लोग इस क्वेश्चन को लगाए थे, आज इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 का उत्तर हम लोग को लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन का आता है, देखो कह रहा है कि स्व अयोग्यता क्या है। ये प्रश्न में पूछा है कि स्व अयोग्यता क्या है। स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। मानो देखो, तो पहला की टॉपिक तो यही कह रहा है कि स्व अयोग्यता क्या है, ठीक है। दूसरा इसमें बात कह रहा है कि स्व अयोग्यता वाली जो प्रजातियां होती है, जब स्वपरागण की प्रक्रिया होती है तो स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुँच। जब माने स्वपरागण की क्रिया होती है तो इसमें बीज का निर्माण क्यों नहीं हो पाता है। बीज का निर्माण नहीं होता है, ताकि क्यों नहीं हो पाता है ये आपको बताना है। देखिए, आप कहेंगे कि स्व अयोग्यता पुष्पीय पौधों में पाए जाने वाली ऐसी युक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधों में स्वपरागण नहीं होता है, अतः इन पौधों में सिर्फ पर परागण ही होता है, और ये 2 प्रकार की होती है। मैंने कहा देखिए, स्व का मतलब होता है अपने आप, अपने आप। यानी अगर ये अ नहीं जोड़ा होता, जो आ आप देख रहे हैं इसमें अगर अ नहीं जोड़ा होता तो स्व योग्यता हो जाता है। स्व योग्यता का मतलब होता है कि इसके अंदर स्वपरागण की प्रक्रिया क्या आती है, पाई जाती है। लेकिन स्व अयोग्यता लिख दिया गया है, तो आप कहते हैं कि स्व अयोग्यता का मतलब होता है कि जो पुष्पी पादप होते हैं उन पुष्पी पादपों के अंदर जो होता है स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं होती है, केवल पर परागण की प्रक्रिया होती है। स्व अयोग्यता जिन पादपों में पाया जाता है उसमें स्वपरागण नहीं होता है, केवल क्या होता है, पर परागण होता है। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, पहले समझ लीजिए तब आपको लिख देते हैं कि जो स्व अयोग्यता होता है 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है विषम रूपी, और दूसरा का होता है आपका समकारी। एक विषम रूपी होता है और एक आपका क्या होता है, समकारी होता है। तो विषम रूपी में कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्वयोग्यता में एक ही जाति के पौधों के वर्तिकाग्र तथा पराग कोषों की स्थिति में भिन्नता होती है, अतः पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र तक रुक जाती है। देखो, विषम शब्द जहाँ भी आता है अलग अलग, जैसे एक ही जात है, माने एक ही जात के पुष्प हैं, गेंदा के भी पुष्प है और गेंदा के भी पुष्प है, तो ये जो होते हैं परागकोश होते हैं और ये जो होता है वर्तिकाग्र होता है। लेकिन क्या होता है ना, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग समय पर परिपक्व होते होंगे, जिसके कारण स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं होती है। माने विषम रूपी का मतलब होता है कि अलग अलग इसकी संरचना होगी, ये अलग समय पर परिपक्व होगा, इस अलग समय पर परिपक्व होगा, तो उसमें विषम रूपी अयोग्यता पाई जाती है। समकारी का मतलब इस प्रकार के जो स्व अयोग्यता होता है, इसमें दोनों पौधे जो होते हैं वह स्वयोग्यता वाली जातियों के स्वपरागण प्रक्रिया बीज के रचना तक नहीं होते। तो प्रक्रिया जरूर है, स्वपरागण क्रिया होती है, लेकिन जो बीज होते हैं, माने जो इसमें परागकण आते हैं, वह परागकण बीज का निर्माण नहीं कर पाते, इसको समकारी कहते हैं। समझ गए? तो अब समझ गए होंगे स्व अयोग्यता का होता है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, स्व अयोग्यता देख लो कि जब किसी पुष्पीय पादप में स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है, स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है, उसमें
केवल पर परागण की क्रिया होती है, पर परागण की क्रिया होती है, तो उसे स्व अयोग्यता कहते हैं, तो उसे स्व अयोग्यता जरूर आप याद रखेंगे। देखो ठीक से ही पता करो, स्व का मतलब होता है स्व परागण, आ का मतलब नहीं होता, आ जुट गया तो नहीं होता। और तब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि स्व अयोग्यता के प्रकार, तो आपको याद होगा कि यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। जो पहला होता है, पहला का नाम होता है, देखो वहाँ पर लिखा गया है विषमकारी या विषमरूपी। वो विषमरूपी में लिख सकते हैं कि इसमें पौधे एक ही जात के होते हैं, पौधे एक ही जात के होते हैं, लेकिन परागकोश तथा वर्तिकाग्र, परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो इसे विषमरूपी कहते हैं। ठीक है। दूसरा आपका होता है, मिटा देते हैं ऊपर, समकारी। सा अयोग्यता 2 प्रकार का होता है, एक होता है समकारी, देख सकते हैं कि इसमें परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, लेकिन बीज का निर्माण नहीं हो पाता है, लेकिन बीज का निर्माण नहीं हो पाता, नहीं हो। ये होता है समकारी। समकारी का मतलब होता है कि दोनों समान समय पर परिपक्व होते हैं, लेकिन बीज का निर्माण क्या होता है, तो ये आपका होता है, इसको मतलब कहते हैं समकारी या विषमरूपी। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। और 10 नंबर प्रश्न में उत्तर आज हम लोग 10 लिखेंगे। कहा कि बैगिंग या थैली लगाना क्या होता है, आपसे कोई पूछे तो हम आपसे कहे थे कि हम सब प्रथम मान लिए परागकोश है, परागकोश है और ये वर्तिकाग्र है, और परागकोश से परागकण तो निकलेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम लोग ढक देते हैं, वर्तिकाग्र को ढक दिया जाता है कि जो खराब परागकण है वो इसके पास न पहुँचे। हमें एक ऐसे फसल का निर्माण करना है जो उन्नत किस्म का हो। उन्नत किस्म का मतलब होता है कि जिसकी पैदावार अच्छी हो, जो अच्छा किस्म का हो, जिसके फसल भी अच्छे हों, जिसके फल बड़े बड़े हों। तो हमें इसी प्रकार की परागकण की ज़रूरत होती है, और हम कोशिश करते हैं कि जो अच्छे प्रकार के, जो उन्नत किस्म के परागकण है उसी को यहाँ पर लाया जाए, इस वर्तिकाग्र तक लाया जाए, कि जब अच्छे किस्म के परागकण
इस वर्तिकाग्र के पास पहुँचेंगे तो अच्छे किस्म के फसल का निर्माण होगा। और हम चाहें तो जो वर्तिकाग्र है उसको जो खराब परागकण जाते हैं उसको रोक सकते हैं। इसी क्रिया को बैगिंग या थैली लगाना कहते हैं। ये तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। मान जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र के ऊपर पॉलीथीन या झिल्ली लगा दिया जाता है कि यदि कोई परागकण खराब है वह उस पर जाके गिरे तो वह अंदर ना जाए और वह परागकण नष्ट हो जाए, ऊपर ही नष्ट हो जाए। हमें अच्छे किस्म के या उन्नत किस्म के फसल का निर्माण करना है और यही अच्छे किस्म का उन्नत किस्म के ही परागकण इस पॉलीथीन पर आके गिरते हैं और फिर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो हमें एक अच्छे और उन्नत किस्म के फसल उत्पन्न होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? थैली लगाना कहते हैं। समझ रहे बात?